ओके, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को स्टार्ट किया था। ठीक, हमने लास्ट सेशन में जहाँ पे टॉपिक क्लोज किया था वो टॉपिक था हम लोग का विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था। उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, फॉर्मूले पढ़े थे और उसके यूनिट तीनों फॉर्म्स में यानी कि SI, MKS और CGS तीनों फॉर्म में हमने निकाली थी। ठीक है, फिर हमने कुछ स्टैटिकल पॉइंट्स के बारे में बात की थी और बोला था कि हम लोग इसके लिए कुछ डेटा है जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। तो मैं अगर आपको कुछ बात बता दूं, इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर दूं कि विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, तो अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो कौन कौन से ऐसे फैक्ट है जो कि हमको जानने चाहिए जो कि विस्कोसिटी से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट जो कि हम लोग को जानना चाहिए वो क्या है कि फॉर वाटर, ठीक है, ये हमने कल के सेशन में भी पढ़ा था कि फॉर वाटर डायनामिक विस्कोसिटी वैल्यू कितनी होती है। फॉर वाटर जो म्यू होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर को आप ध्यान रखिएगा, म्यू इज एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाता है, वो होता है 0.01 पॉइंट्स, जिसको हम लोगों ने 1 सेंटी पॉइंट्स भी बोला था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एयर सेम टेम्परेचर पे अगर मैं एयर की बात कर दूं, फॉर एयर, ठीक है, फॉर एयर म्यू एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.083 पॉइंट्स होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन दोनों कंपैरिजन करें यानी कि एयर की डायनामिक विस्कोसिटी और वाटर की डायनामिक विस्कोसिटी की बात करें तो मैं यहाँ पे एक तरह से कह सकता हूँ कि जो वाटर की डायनामिक विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, वो 50 टाइम्स मोर देन एयर होती है, 50 टाइम्स मोर देन एयर। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना है कि जो आपकी डायनामिक विस्कोसिटी होती है वाटर की वो एयर से ज्यादा होती है और थोड़ी मोड़ी नहीं बल्कि वो 50 टाइम्स लार्जर होती है, 50 टाइम्स बिगर होती है। ठीक है, इसी तरह से हमने काइनेटिक विस्कोसिटी के बारे में भी पढ़ा था, तो हमने वहां पे ये फाइंड किया था कि फॉर वाटर जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो कितनी होती है, वो काइनेटिक विस्कोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है आपकी 0.01 स्टोक, 0.01 स्टोक, जिसको हम लोगों ने वहां पे 1 सेंटी स्टोक भी कहा था। अब सेम पैरामीटर को सेम टेम्परेचर पे अगर हम एयर के लिए फाइंड आउट करें यानी कि फॉर एयर जो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.152 स्टोक्स। यानी कि अगेन अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें ये पता चलता है कि आपका जो एयर है, ठीक है, हमारा जो एयर है उसकी जो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो कितनी टाइम्स होगी, वो 15 टाइम ज्यादा होती है किससे, वो 15 टाइम ज्यादा होती है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर से। और अगर आप गुप्ता गुप्ता वगैरह बुक लगाते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, कि डायनामिक विस्कोसिटी वाटर की ज्यादा होती है जबकि काइनेटिक विस्कोसिटी एयर की ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है कि एयर की डेंसिटी काफी कम होती है और काइनेटिक विस्कोसिटी बराबर होता है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन एयर। तो डिनोमिनेटर के बहुत छोटा हो जाने की वजह से जो वैल्यू है वो काफी लार्ज आती है और ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेटिक विस्कोसिटी के बीच का, जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके, नाउ जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी काफी सारे बनते हैं और साथ ही साथ में अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल भी हम लोग का सॉल्व हो जाए और हम लोग का अच्छे से थ्योरी का पार्ट भी कवर हो जाए। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा भी था कि विस्कोसिटी का मीनिंग होता है कि दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में काम करने वाला फ्रिक्शन फोर्स जो कि एक लेयर को दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में मूव करने से रेसिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज करके आपको एक डायग्राम बना दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपकी ये दो लेयर्स हैं, ठीक है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और मैंने यहाँ पे एक प्लेट ऊपर रख दिया है। ठीक है, प्लेट इसलिए रखा है ताकि मैं शेयर फोर्स लगाते समय आपको चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझा सकूं। मैंने यहाँ पे एक प्लेट रखा हुआ है, इस प्लेट पे आगे की तरफ शेयर फोर्स काम कर रहा है और जब ये प्लेट आगे की तरफ मूव करेगा तो ये अपने साथ साथ अपनी सटी हुई लेयर को भी आगे ले जाना चाहेगा। ठीक है, ये तो आप समझ रहे होंगे। इन दोनों लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने नाम दिया है dy। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, dy। हम एलिमेंट्री एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, हम शेयर फोर्स लगा करके इस प्लेट को आगे खींचेंगे, जब शेयर फोर्स लगा के इस
प्लेट को आगे खींचेंगे तो इस प्लेट के आगे बढ़ने की वजह से ये जो लेयर्स है वो डिस्टर्ब होंगी और वो आगे बढ़ना चाहेंगी, वो भी आगे की तरफ खींचना चाहेंगी। लेकिन जब ये लेयर आगे जाएगी तो अपने साथ अपने सटी हुई लेयर को भी ले जाना चाहेगी, बट इनर्शिया की वजह से ये लेयर आगे नहीं जाएगी और उसके इस मोशन का विरोध करेगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, मैं कह सकता हूँ कि ये इनिशियल कंडीशन थी, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन थी। और जब शियर फोर्स काम करने लगा तो ऊपर का जो पार्टिकल है, यानी कि इस लेयर का जो पार्टिकल है वो तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, लेकिन नीचे का जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन को रिगेन रखना चाहेगा, उसको रिटेन रखना चाहेगा, वो आगे नहीं बढ़ना चाहेगा, ठीक है। और फिर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, कि इस तरह से आपको एंगुलर डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये आपका फाइबर मान लीजिए, ये आपका φ2 मान लीजिए एंड सो ऑन, ऐसे आपका ये φ3 मान लीजिए। तो इस तरह से आपको दिखेगा कि जो पार्टिकल पहले यहाँ था वो कुछ समय बाद यहाँ आ गया, फिर कुछ समय बाद यहाँ आ गया, फिर कुछ समय बाद वो यहाँ आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह का एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर इसको एलिमेंट्री एनालिसिस पे छोटे तरीके से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ मैं, तो देखिएगा इस डायग्राम को मैं यूं दिखा सकता हूँ। ये आपका बेस लाइन हो गया, ये आपका मूवमेंट हो गया, ठीक है, और ये आपका इस तरह से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको मैं नाम दे दिया, चलिए जस्ट फॉर एग्जांपल, चूंकि बहुत ही छोटा सा एंगल है तो मैं इसको डी थीटा नाम दे रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी डी वाई है, ठीक है। और मान लिया हमने कि हमने टी समय तक एनालिसिस किया है, तो टी समय में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, और जब ये पार्टिकल आगे बढ़ा है तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है वो होगी डी एस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगुलर डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जैसे जैसे शेयर फोर्स आगे बढ़ता जा रहा है और लगाते जा रहे हैं ये डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ से निकल के आ सकता है कि जो शेयर स्ट्रेस होता है वो इस एंगुलर डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डी थीटा अपॉन डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आपको जान लेनी है और यही न्यूटन का नियम है। न्यूटन ने कहा था कि जो शेयर स्ट्रेस पैदा होता है वो एंगुलर डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस डायग्राम को जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर थीटा रखा जा सकता है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, डी थीटा। मैं कह सकता हूँ कि डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डी एस अपॉन डी वाई। मान लीजिए कि ये जो पार्टिकल है ये आगे डी यू वेग से डी यू वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहा था, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, dt से मतलब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो du इनटू dt अपॉन dy। तो मैं यहाँ से एक एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ जो कि बहुत फेमस एक्सप्रेशन है, d थीटा अपॉन dt बराबर du अपॉन dy, ठीक है। अब यहाँ पे जो d थीटा अपॉन dt है इसी को क्या बोलते हैं, इस d थीटा अपॉन dt वाले टर्म को हम बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका du अपॉन dy वाला टर्म है इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि जहां पर d थीटा अपॉन dt है हम वहां पर du अपॉन dy भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ से मेरा एक जनरल एक्सप्रेशन निकल के आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, कि टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है म्यू इनटू d थीटा अपॉन dt। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने डायनामिक विस्कोसिटी नाम दिया। तो टाउ बराबर हो गया म्यू इनटू d थीटा अपॉन dt, और चूंकि d थीटा अपॉन dt आपका d अपॉन dy के बराबर है तो इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू du अपॉन dy, जहां पे du अपॉन dy क्या है, आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट है। और इस तरह से हमने बहुत ही डिटेल में ये समझा कि किस तरह से आपका शियर स्ट्रेस, डायनामिक विस्कोसिटी, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को आप शियर डिफॉर्मेशन का रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देख होंगे कि एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए ओके, नाउ अब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, तो जरा अब थोड़ा सा एप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स के, कि अगर ऑब्जेक्टिव में हम लोग एग्जाम में बैठे तो किस तरह से न्यूमेरिकल बनेंगे अगर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आए तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि दो हॉरिजॉन्टल प्लेट हैं, ठीक है, टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच की जो दूरी है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो आपकी 1.25 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो ये दो प्लेट है ना उनके बीच में जो फ्लूइड भरा गया है वो फ्लूइड क्या है, वो ऑयल है, ठीक है।
तो दो हॉरिजॉन्टल प्लेट है जिनके बीच की दूरी 1.25 सेंटीमीटर है और इन दोनों प्लेट के बीच में जो फ्लूइड भरा गया है वो क्या है, वो ऑयल है। और वहां पर इसकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी है यानी कि म्यू ऑफ ऑयल है वो क्वेश्चन में गिवन है 14 पॉइस। ठीक है, पॉइस में इन्होंने आंसर की वैल्यू दिया हुआ है। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो अपर प्लेट है, अपर प्लेट मूव कर रही है, अपर प्लेट मूव्स विथ 2.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, 2.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ठीक है, जो ऊपर की प्लेट है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो आपको बताना है कि शियर स्ट्रेस कितना पैदा होगा। क्योंकि अगर शियर स्ट्रेस पैदा नहीं होगा तो ये मूवमेंट लगातार आपको देखने को मिलता रहेगा, तो रेजिस्टेंस के तौर पे शियर स्ट्रेस पैदा होगा, तो आपको बताना है कि ये शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करूँ चीजों के ऊपर, तो हमें पता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो निकालना उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी टर्म यूज कर दिया तो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि म्यू इनटू du अपॉन dy के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब देखा जाए हम लोग पास क्या क्या है। हम लोग पास म्यू है लेकिन किसमें, पॉइस में है, तो मैंने 14 पॉइस को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हम अपने ऐसा यूनिट में ले आएंगे, तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है 1 पॉइस बराबर 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, तो 14/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.4 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा म्यू जो है वो एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे टाउ आराम से यूज कर सकता हूँ, तो ये हो गया 1.4। ड्यू कितना होता है, ड्यू है आपका वेलोसिटी जो कि है 2.5 और डी होता है दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस जो कि है आपकी 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर को मैं क्या सकता हूँ 0.00, ठीक है, 0.0125 मीटर। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 280, ठीक है, 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया न्यूमेरिकल। अगर मान लीजिए कि इस तरह से न्यूमेरिकल, देखिए जो ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल आएंगे ना, वो न्यूमेरिकल बहुत हैवी नहीं आएंगे, वो बस आपसे ये चेक करेंगे कि आपको क्या यूनिट कन्वर्जन करना आता है। इफ यस तो फटाक से काम हो जाएगा, और या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आपका जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बता दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन है जिसमें क्या रहा है, फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, एक कोई फ्लूइड है उसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रहा है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो आपकी 0.05 पॉइस है, यानी कि फिर से यहाँ पे सीजीएस यूनिट दिया हुआ है, और साथ ही साथ में काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी दिया हुआ और वो भी सीजीएस में दिया है 0.035 स्टोक्स। ठीक है, 0.035 स्टोक्स। ठीक, अब देखिए वही तरीका सेम कि अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, आपको पता है न्यू बराबर क्या होता है। ठीक है, हमारा न्यू यानी काइनेटिक विस्कोसिटी का क्या होता है, वो होता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो। यानी कि अगर मेरे को रो मिल जाता है तो मैं आराम से क्या कर सकता हूं, मैं आराम से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आपका है यहाँ पे स्ट्रोक्स में, तो स्ट्रोक को मैं कन्वर्ट कर दूं जरा, अगर एसआई यूनिट में मैं कैसे कर सकता हूँ, 0.035 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻⁴ से, तो ये एसआई में कन्वर्ट हो गया, यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। म्यू कितना है, 0.05 पॉइस है, तो 0.05 पॉइस को मैं 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चेंज जाएगा एसआई में, यानी कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, और अपॉन रो तो निकालना ही है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से मेरे को रो मिल गया, तो ये रो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1428.5। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि हम एसआई यूनिट में चल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका केजी पर मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड निकालनी होती है तो जो भी आपकी डेंसिटी आई है फ्लूइड की, उस फ्लूइड की डेंसिटी को आप क्या करिए, आप डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1428/1000, और ये आंसर आएगा 1.428। ठीक है, सिंपल एज दिस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है कि चीजें सिंपल हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ के आगे चलना है। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस आपने सोम में पढ़ा होगा। ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या होता है पहले इसके बारे में जानेंगे, और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बल्क मॉडुलस।
जिसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। अब बल्क मॉडल्स क्या होता है? बल्क मॉडल्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो मैं पहले एक फॉर्मूला लिखूंगा और इस फॉर्मूले के हेल्प से मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। इट इज dp अपॉन dv अपॉन v। तो मैं कह सकता हूं कि बल्क मॉडल्स क्या होता है, तो ये आपका डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। और ये माइनस साइन दिखाता है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डिक्रीज को शो करने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो बल्क मॉडल्स क्या होता है? बल्क मॉडल्स ये शो करता है कि इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे जो डेल्टा V अपॉन V है वो क्या है? वो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं लेना आपको, ठीक है, और ना ही आपको ज्यादा स्ट्रेन पैदा होने देना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर आपने बल्क मॉडल्स पढ़ा है तो बल्क मॉडल्स से हटे तुरंत ही एक आपका टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं संपीड़ितता। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। अब अगर मैं आपको कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पूछूं कि भाई कंप्रेसिबिलिटी से आप क्या समझते हैं, सवाल वगैरह में आपने इस वर्ड का बहुत बार यूज किया होगा। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? कंप्रेसिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और ये आपका बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो मेरा बल्क मॉडुलस बढ़ेगा, और जब बल्क मॉडुलस बढ़ेगा तो कंप्रेसिबिलिटी घटेगी। यानी कि जितना ज्यादा डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू होगी, डायरेक्ट प्रेशर स्ट्रेस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस पर जितनी ज्यादा होगी, उतना ही कम आपकी कंप्रेसिबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि बल्क मॉडुलस की वैल्यू बढ़ेगी, और जब बल्क मॉडुलस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंप्रेसिबिलिटी घट जाएगी। ये चीज आपको ढंग से याद रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ कह सकता हूँ, एक कंक्लूजन यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या? बाय इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है, के इंक्रीजेस एंड बीटा डिक्रीजेस। ठीक है, ये कंक्लूजन आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल के, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी और कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी। अब यहाँ पे एक छोटे छोटे दो नोट आते हैं जो कि आपको जानना है। ठीक है, जानना क्या है कि अगर मेरा कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस आपका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। तो अगर मेरा कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें जो बल्क मॉडुलस होगा वो प्रेशर इंटेंसिटी के बराबर माना जाता है। ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी क्या आता है? वो बराबर माना जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बिना किसी एक्सटर्नल बॉडी से हीट एक्सचेंज किए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे जो आपका ये वैल्यू निकल के आता है, वहां पे आपका जो बल्क मॉडुलस होता है वो आपके P इंटू के बराबर होता है। ठीक है, बहुत सारे बुक में गामा लिखा हुआ है इसको, तो अपने अपने ऊपर है, मैं इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करता हूँ, आप गामा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो के होता है, इस के को हम क्या बोलते हैं? इस के को हम एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये स्मॉल के है, इसको हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं। अब ये एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू एयर के लिए 1.4 होती है, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, बराबर 1.4 फॉर एयर। ठीक है, ये भी आप जानिए, आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस की स्थिति में आपके बल्क मॉडुलस का रिलेशन प्रेशर के साथ कैसा होता है। ठीक है, तो हमने बल्क मॉडुलस पढ़ लिया, हमने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उन न्यूमेरिकल पे बात कर लेते हैं। हम ऐसे ही पढ़ेंगे, दोनों को फ्यूज करके थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे और न्यूमेरिकल करते जाएंगे। तो इससे आपका एक तो आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपका सिंक बना रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में आप थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों अप्रोच को एक साथ समझ पाओगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ लिक्विड आपको बल्क मॉडुलस निकालना है। तो मैं कह सकता हूं कि फॉर अ लिक्विड कैलकुलेट बल्क मॉडुलस। ठीक है, आपको किसी लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब क्या क्या दिया हुआ है इसको निकालने के लिए?
तो यार क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है कि आपको एक लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना है अगर प्रेशर 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ा करके 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया गया है, और ऐसा करने की वजह से जो वॉल्यूम है उसमें 0.15% का डिक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, सिंपल आपके सामने फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला, के बराबर होता है आपका डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी। ठीक है, चेंज इन प्रेशर कितना है, तो चेंज इन प्रेशर आपका 130 माइनस 70 है, और आपका परसेंटेज वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ है, तो 0.15% हुआ है, तो 0.15% को हम कह सकते हैं 0.15 डिवाइड बाई 100। तो इसको मैं कह सकता हूँ 130 माइनस 70 यानी कितना हो गया 30 30 60 60 इंटू 100 अपॉन 0.15। तो यहां से निकल के आ रहा है कितना, मेरा के की वैल्यू आ रही है 40,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 40,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकता हूं क्या 40 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। तो क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपली बल्क मॉडुलस पूछा था, प्रेशर की वैल्यू को 70 से बढ़ाकर 130 कर दिया और प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम कम हो गया। जब वॉल्यूम कम हुआ तो बल्क मॉडुलस निकालना एकदम सिंपल सा है, आपने डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी में वैल्यू को पुट किया और वैल्यू को पुट करके आपने सिंपली आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा इसमें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सिंबॉलिक क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कह रहा है कि बताइए जरा कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी अगर मैंने क्या किया है कि इनिशियल प्रेशर जो था वो 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, और जब प्रेशर आपका 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था तो उस समय जो आपका वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कितना था, वो वॉल्यूम था आपका 0.0125 मीटर क्यूब। फिर जो प्रेशर है वो बढ़ा दिया गया, और जब बढ़ा दिया गया तो बढ़ के हो गया 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑब्वियसली जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा ही, तो वॉल्यूम जो था वो डिक्रीज होके बन गया 0.0124 मीटर क्यूब। तो आपको इस गिवन डेटा के लिए बल्क मॉडुलस निकालना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सिंपल ही होंगे। तो यहाँ पे अगर आपका के बोले तो के क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर यानी कि 150 माइनस 80 डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम 0.0124 माइनस 0.0125, और देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ठीक है, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ रही है 8.75। ठीक है, आप चाहिए तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। 8.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे भी सकता हूँ 8.75 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। देख सकते हैं कि क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के और ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीटेडली एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वैरायटी कवर हो जाएगी, वैरायटी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा वैरायटी कवर करोगे एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा है आपके। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, कैलकुलेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है भाई, डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में शो करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परसेंटेज में शो करना है। जब कह रहा है डिक्रीज इन प्रेशर, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है डिक्रीज इन प्रेशर 3 बार है। अब इस क्वेश्चन में जो गेम है वो गेम आपका प्रेशर के यूनिट को कन्वर्जन करना है। तो कह रहा है कि वॉल्यूम में कमी हुई है, और वॉल्यूम में कमी क्यों हुई है, वॉल्यूम में कमी हुई आपकी 3 बार का जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, और जो बल्क मॉडुलस है क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बल्क मॉडुलस कितना है, 1500 मेगापास्कल है। कितना है, 1500 मेगापास्कल है। तो बताइए भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको जानना क्या है कि पहले तो यूनिट कन्वर्ट करना सबसे मैंडेटरी काम है। तो ठीक है, करते जाए यूनिट कन्वर्ट। के की जो वैल्यू है वो है 1500 मेगापास्कल। ठीक है, अब मेगा को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1500 इंटू 10⁻⁶ पास्कल। सिंपल। इसके बाद अगर मैं प्रेशर की बात करूं, ठीक है, कि जो चेंज इन प्रेशर है वो चेंज इन प्रेशर कितना है, वो 3 बार है, और आपको पता है कि एक बार बराबर कितना होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गया, तो आपका 3 बार बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका
3 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब हमारे पास के और डीपी दोनों सेम यूनिट पर आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। के बराबर डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी, और जब मैंने इसको पुट करके सॉल्व किया तो डीपी हो गया, ये आपका हो गया 1500 इंटू 10⁶, और डीपी हो गया आपका 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई डीवी अपॉन वी। और यहाँ से मेरे को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना मिल गया, डीवी अपॉन वी इज इक्वल टू, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴। क्योंकि हमें परसेंटेज में शो करना है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको 100 से, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2%, या मैं कह सकता हूँ 0.02%। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं बोला होता तो यही फाइनल आंसर होता, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में कह दिया कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको परसेंटेज में निकालना है, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका 0.02% निकल के आ गया। सिंपल एज दिस। ठीक है,